नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का आधार है, हमारा भारतीय संविधान। सच कहूं तो यह महज नियमों की कोई आम किताब नहीं है, बल्कि संतुलन, दूरदर्शिता और अद्भुत संरचना की एक बिल्कुल सच्ची मास्टर क्लास है। तो चलिए आज इस शानदार मशीनरी के काम करने के तरीके को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा गया है कि आखिर भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान क्यों है? मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन ये सिर्फ पन्नों को भरने के लिए बुना गया शब्दों का जाल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और जानबूझकर तैयार की गई रूपरेखा है, जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बटा है। संविधान का विशाल ब्लूप्रिंट, इसका अनूठा संतुलन, हमारा संघीय ढांचा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, और अंत में धर्मनिरपेक्षता व मतदान का अधिकार। तो बिना देर किए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला खंड है एक विशाल और संश्लेषित ब्लूप्रिंट। आखिर हमारे देश के इस मूलभूत दस्तावेज का पैमाना इतना बड़ा क्यों रखा गया? जरा सोचिए, भारत जितनी भौगोलिक विशालता और इतनी विविधता वाले देश को एक सूत्र में पिरोना कोई आसान काम तो था नहीं। इसलिए हर नियम को विस्तार से लिखना बहुत जरूरी था। इसके अलावा ऐतिहासिक भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव बहुत गहरा था, जिसका लगभग 70% हिस्सा इसमें शामिल किया गया। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना और संविधान सभा में दिग्गज कानूनी विशेषज्ञों की मौजूदगी ने भी इसे इतना विस्तृत बनाने में अहम भूमिका निभाई। हर संभावित समस्या का समाधान पहले ही लिख दिया गया था। अब एक और कमाल की बात, भारतीय संविधान निर्माताओं ने सिर्फ दूसरे देशों के कानूनों की नकल नहीं की थी। उन्होंने वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से बेहतरीन तरीके से ढाला। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली तो अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व अपनाए और कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा ले लिया। ये एक बिल्कुल शानदार सिंथेसिस यानी संश्लेषण का उदाहरण है। लेकिन देखिए, सिर्फ लिखित नियमों से देश थोड़ी चलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज के अलग अलग और परस्पर विरोधी हितों वाले समूहों के बीच बिना किसी टकराव के समन्वय बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि इतनी विविधता वाले समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहे। असल में यही हमारे संविधान की असली आत्मा है। चलिए अब अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, एक अनूठा संतुलन। ये संविधान शक्तियों को आखिर कैसे संतुलित करता है, आइए इसे डिकोड करते हैं। देशों के संविधानों की तुलना करें तो एक तरफ अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है, जिसमें बदलाव करना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने इन दोनों का एक शानदार मिश्रण तैयार किया। अनुच्छेद 368 के तहत कुछ चीजों को बदलना आसान रखा गया है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के लिए संसद के विशेष बहुमत और कभी-कभी आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। शक्तियों के मामले में भी बिल्कुल यही मध्य मार्ग अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर है और अमेरिका में न्यायपालिका के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। लेकिन भारत में इन दोनों के बीच एक बेहतरीन समन्वय कायम किया गया है। यहाँ वास्तव में संविधान की सर्वोच्चता है। संसद कानून जरूर बना सकती है, लेकिन न्यायपालिका ये जांचने का पूरा हक रखती है कि वे कानून संवैधानिक हैं या नहीं। इस संतुलन को और गहराई से समझने के लिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अनुच्छेद 21 को देखिए। यहाँ जानबूझकर अमेरिकी ड्यू प्रोसेस के बजाय जापान से प्रेरित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शासन या राज्य मनमर्जी से नहीं चल सकता। उसकी शक्तियां स्थापित नियमों और कानूनों से पूरी तरह बंधी हुई है। अब हम इस चर्चा के तीसरे खंड पर आते हैं, संघीय ढांचा लेकिन एकात्मक भावना। भारत का सिस्टम मूल रूप से बड़ा ही अनूठा है। इसमें संघीय विशेषताएं भरपूर हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन साथ ही देश को एक रखने के लिए इसमें मजबूत एकात्मक विशेषताएं भी शामिल की गई हैं, जैसे पूरे देश के लिए एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और आपातकालीन प्रावधान जो जरूरत पड़ने पर केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बना देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन इस पूरे ढांचे की खासियत को एकदम सटीक तरीके से बयान करता है। सामान्य परिस्थितियों में तो देश एक संघीय ढांचे की तरह काम करता है, लेकिन जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो यह व्यवस्था बड़ी ही खूबसूरती से बिना किसी औपचारिक बदलाव के एक एकात्मक ढांचे में बदल जाती है।
और इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव अनुच्छेद 1 के इन शब्दों में छिपी है, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये संघ राज्यों के बीच किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, और सबसे अहम बात, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत अविनाशी है। हमारा चौथा खंड सीधे तौर पर रोजमर्रा के जीवन से जुड़ता है, अधिकार, निर्देश और कर्तव्य। यहां हम नागरिक सशक्तिकरण के 3 मुख्य स्तंभ देख सकते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 4 में राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। ये तीनों पिलर्स मिलकर नागरिक को ताकत देने और राज्य को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने का बेजोड़ काम करते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो संतुलन बनाया गया है वो वाकई देखने लायक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। वे राज्य को मनमानी करने से रोकते हैं, इसलिए इन्हें राज्य के लिए एक नकारात्मक रोक माना जाता है। दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। वे राज्य को समाज कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए वे बिल्कुल सकारात्मक निर्देश हैं। अब ये संख्या 11 एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को दर्शाती है, हमारे मौलिक कर्तव्यों को। मजेदार बात यह है कि ये मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं, इन्हें बहुत बाद में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। हालांकि इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, लेकिन ये हम सब के लिए एक मॉरल कंपास यानी एक नैतिक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि राष्ट्र निर्माण में हमारा भी कुछ कर्तव्य है। चलिए अब अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता और मतदान का अधिकार, जो इस व्यवस्था को बेहद समावेशी बनाते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। पश्चिम में राज्य और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है। यहाँ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान और समर्थन करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक कुरीति पनपती है, तो राज्य सुधार के लिए इसमें सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। अब जरा मतदान के अधिकार के इस सफर को देखिए। आजादी के तुरंत बाद 1950 में ही बिना किसी संपत्ति, लिंग या शिक्षा के भेदभाव के सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। उस समय के हालात देखते हुए ये आम नागरिकों पर जताया गया एक बहुत ही बड़ा और साहसिक भरोसा था। शुरुआत में मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, जिसे 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य। ये वाक्य सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन ये राजनीतिक समानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी हैसियत रखता हो, चुनाव में सबके वोट की कीमत बिल्कुल बराबर है। ये एक ऐसे समाज के लिए सचमुच क्रांतिकारी कदम था जो सदियों से गहरी असमानताओं में जकड़ा हुआ था। तो इस शानदार ब्लूप्रिंट को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल जहन में आता है। भारतीय संविधान ने खुद को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवंत दस्तावेज साबित किया है, जो समय के साथ हमेशा ढलता रहा है। लेकिन अब शक्तियों के इस बेहतरीन संतुलन के सामने डिजिटल युग और नई तकनीक जैसी बिल्कुल अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी हैं। क्या ये बेहतरीन रूप से बुना गया ढांचा भविष्य की इन नई और अनजानी चुनौतियों के सामने भी अपना अनूठा संतुलन बनाए रख पाएगा? ये वाकई एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।